स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वगैरह आ गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बाबू, देखो कि यहां पे देयर इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। क्या है? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और उस एक्सिस पे मास रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला लेंथ है 3.0 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ है 4.0 सेंटीमीटर और ये वाला लेंथ है 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां पे एक मास है 0.5 kg का, क्लियर है? कितना है बाबू? 0.5 kg का। यहां पे एक मास है 1.5 kg का और यहां पे एक मास है, सॉरी, यहां पे 1 kg है और यहां पे मास है 1.5 kg का, क्लियर है ना। और आपसे पूछा फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो जैसे ही आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इस फिगर में जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को लोकेट कर लेंगे। तो इसको हम मान लिए ओरिजिन, कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है, बिल्कुल सही। तो 4,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे आ रहा है तो 0,3, क्लियर है। तो सारा का सारा कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। तो मास भी दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं मास m1, इसको हम मान लेते हैं मास m2 और इसको हम मान लेते हैं मास m3, क्लियर है। तो m1 m2 और m3, क्लियर है ना। चलिए, अब बाबू XCM जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। और YCM का फॉर्मूला होता है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, क्लियर है। तो फॉर्मूला आपके पास क्लियर है और नाउ यू हैव ऑल द कोऑर्डिनेट एंड यू हैव m1 m2 m3, क्लियर है। तो देखिए यहां पे जो XCM होगा, देखो m1 0.5, x1 0 प्लस m2 1, x2 4 प्लस m3 1.5 और x3 0 और नीचे में तीनों मास का सम, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट 3 और सारा का सारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो आंसर भी आपका किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, सही ना। चलिए, तो XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये सब तो कट गया, बचा क्या? 4/3 सेंटीमीटर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.33 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया बाबू? ये आपका आ गया XCM, ठीक है ना। XCM मतलब सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट का आपको मिला, ठीक है। अब वही आ जाओ YCM। तो YCM क्या है बाबू? YCM है आपका m1 y1 मतलब 0.5 इंटू y1 0 प्लस m2 1 और कोऑर्डिनेट 0 प्लस 1.5 इंटू 3, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 3, क्लियर है। तो YCM इज इक्वल टू 0 0, ये कितना हो गया? 4.5 अपॉन 3, क्लियर है। और सेंटीमीटर यहां से उड़ा दो, आ गया 0.30, क्लियर है। हम काट देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको 5 से काटते हैं तो 9 और ये हो गया 6, क्लियर है। और काटे तो 3 और 2, क्लियर है। तो YCM जो हुआ ये कितना हो गया? 3/2 सेंटीमीटर। सो YCM इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हो गया XCM कॉमा YCM होगा, विच इज इक्वल टू
1.33 सेंटीमीटर कॉमा 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? अब कह रहा है बाबू कि देयर इज अ, दूसरा फिगर है एक ठो, है ना, और इस फिगर में क्या है बाबू कि देयर इज अ स्क्वायर, क्लियर है, ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर है साइड ए का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तो एक स्क्वायर है, मान लो ये वो स्क्वायर है, ठीक है ना, और इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो ए है, तो ये सारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और यहां पे मास है m, यहां पे है 2m, यहां पे है 3m, और अल्टीमेटली यहां पे क्या है 4m, और आपसे पूछ दिया फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो देखिए बाबू समझिए ध्यान से, है ना, कि सबसे पहला चीज देखो, तो मास m है, 2m है, 3m है और 4m है, सही ना, और इसका आपको सेंटर ऑफ मास पूछा। तो सबसे पहला चीज ध्यान से सुनिए कि अगर इफ सारा का सारा मास सेम होता तो सिमेट्रिक मास होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे मिलता जो कि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता, बट ऐसा है नहीं। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले अपना x और y कोऑर्डिनेट जो है वो हम अपना लेट कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे हो गया बाबू 0,0, क्लियर है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0, क्लियर है। ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,a, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,a। क्लियर है ना? आ गई मेरी बात समझ में? तो इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं, इसको हम m3 मान लेते हैं, और अल्टीमेटली इसको हम m4 मान लेते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल फिगर है, ठीक है ना। तो यहां पे xcm इज इक्वल टू क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो xcm बराबर देखो, m1 तुम्हारा m है, x1 0 है, क्लियर, ठीक है। फिर आ जाओ, m2 तुम्हारा 2m है, x2 तुम्हारा a है, m3 तुम्हारा 3m है, और ये तुम्हारा कितना है, a है, क्लियर है। और m4 तुम्हारा 4m है और 0 है, और ये सब मास को ऐड करो तो m और m 3m 2m 3m 3 6m और 4 10m, तो ये डायरेक्टली तुम्हारा 10m हो गया ना, क्लियर है। तो xcm बराबर देखो, ये 0 ये 0, तो ये बचा 2ma प्लस 3ma अपॉन में 10m, क्लियर है। सॉल्व करो तो 5ma अपॉन 10, m से m कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये तुम्हारा आ गया a/2, क्लियर है। कहां आ गया, a/2। और ycm जो है देखो इसको, तो ycm होगा बाबू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, सही ना। तो ycm बराबर देखो, m1 हो गया तुम्हारा m0, फिर 2m 0 प्लस 3m a और प्लस 4m भी तुम्हारा a, सही ना, क्लियर है। और नीचे तुम्हारा कितना हो गया, डायरेक्ट 10m, 0 और ये 0, तो ycm बराबर 3ma प्लस 4ma अपॉन में तुम्हारा कितना आ गया 10m, जो कि हो गया 7ma बाई 10m, m से m कैंसिल, तो ycm बराबर कितना हो गया 7/10a इज इक्वल टू 0.7a, और ये कितना हो गया 0.5a इधर वाला, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट xcm ycm होगा, जो कि 0.5a, 0.7a होगा, क्लियर है। अगर आप समझिए इसको, ठीक है ना, तो अगर देखिए इसको और इसको ये मिला दिए तो ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ,
जो कि a/2 पे लाई करता था, लोकेट करना होगा। तो यहां से ये वाला तो a/2 रहेगा ही, बट ये a/2 से ऊपर 0.7a है तो थोड़ा सा ऊपर होगा। ऊपर थोड़ा सा यहां उठा दीजिए, ये कितना हो गया 7.7a। तो ये वाला जो होगा सेंटर ऑफ मास होगा, दैट इज 0.5a, 0.7a। समझ रहे मेरी बात? इस दोनों क्वेश्चन को नोट किया जाए। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका 2 सितंबर सेकेंड शिफ्ट 2020 में जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाल फिलहाल के एग्जाम में आया है, 2020 अभी जस्ट पास हुआ है मान लो, है ना। तो क्वेश्चन क्या है बाबू कि अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड L बराबर a/2, ठीक है, साइड L बराबर a/2 इज कार्व्ड आउट एट अ डिस्टेंस d बराबर a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, रेडियस a। मतलब एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस a है, उसमें से एक ठो स्क्वायर होल को काट के निकाल लिया गया है, जिस स्क्वायर की जो साइड लेंथ थी वो a/2 थी और उसको निकाला गया फ्रॉम द डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। क्लियर है? तो इफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम O इज -a/x, मतलब जो सेंटर ऑफ मास आया ना, वो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, फ्रॉम दी ओरिजिन वो -a/x के टर्म में आ गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा। मेरी बात समझ में आई? आपको क्या बताना होगा? आपको बताना होगा कि वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो इसको बनाएंगे दो मेथड से, ठीक है, एक रेगुलर मेथड और एक इसी का शॉर्टकट कर देंगे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले समझो मेथड 1। क्लियर है ना? समझा रहे हैं मेथड 1। तो बाबू सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क, ठीक है ना, लेट द मास ऑफ सर्कुलर डिस्क बी m1। मान लिया उसका मास क्या है, m1 है, ठीक है ना। तो लेट दी मास ऑफ सर्कुलर डिस्क बी m1। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन मास पर यूनिट एरिया होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मास पर यूनिट एरिया। तो बाबू एरिया जो होगा, मास तो m1 हुआ और एरिया क्या होगा इस सर्कुलर डिस्क का, πa², है ना। तो πa², इसको हम लोग मान लिए क्या, लैम्डा। क्लियर है? तो बाबू यहां पे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, L² होता है, मतलब साइड स्क्वायर होता है। तो वो क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा a/2। क्लियर है? का स्क्वायर मतलब a²/4, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मास ऑफ अ स्क्वायर, इसको हम m2 मान लिए और ये m2 की वैल्यू लैम्डा, ठीक है, इंटू एरिया, मतलब a²/4 से कहीं कोई ऐतराज। मास पर यूनिट एरिया इंटू द एरिया ऑफ स्क्वायर विल गिव यू द मास ऑफ द स्क्वायर। क्लियर है? तो ये चीज कितनी हो गई, देखो लैम्डा है बाबू आपका m1, क्लियर है ना, m1 अपॉन में πa² इंटू a²/4, है ना। a² कैंसिल हो गया, तो ये तुमको कितना मिला, m1/4 पाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाबू मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सुनिएगा ध्यान से, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, मास ऑफ डिस्क m1 माइनस मास ऑफ स्क्वायर m2, होगा कि नहीं होगा, m1 माइनस m2, है ना। तो m1 तो m1 है और m2 की वैल्यू क्या है, m1/4 पाई, सही ना। ये मास ऑफ जो डिस्क है
वो होगा जब उसमें से स्क्वायर को हम लोगों ने काट के निकाल दिया, सही ना? ठीक है, तो देखो बाबू m1 माइनस, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, m1 अपॉन 4 पाई है, इसको 22/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो ये आपका सॉल्व हो करके m1 माइनस 7m1 अपॉन 88 होगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम इजी है। और ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट सॉल्व करके 88 m1 माइनस 7m1, क्लियर है ना? जो कि रिमेनिंग मास तुम्हारा क्या मिल जाएगा, लिखते हैं यहां पे हम लोग, रिमेनिंग मास जो है वो तुम्हारा 81 m1 अपॉन 88 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? तो बाबू सेंटर ऑफ मास XCM बराबर याद होना चाहिए आपको, क्या होता है बाबू, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन में m1 माइनस m2, क्लियर है ना? m1 माइनस m2। अब यहां पे बात को समझिए, माइनस m2 इसलिए हुआ है बिकॉज द मास ऑफ स्क्वायर इज रिमूव्ड। बात को समझिए, क्यों हुआ है माइनस, बिकॉज द मास ऑफ स्क्वायर इज रिमूव्ड, सो द मास ऑफ स्क्वायर विल बी टेकन एज नेगेटिव, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब इस बात को समझना होगा कि ये जो स्फीयर था उसका मास m1 था, और उसका मास m1 था, और वो कहां पे था, कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर पे, तो उसका x1 0 होगा, और इसका मास m2 था ना, और वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, क्लियर है? तो यहां पे देखिए ध्यान से, तो XCM इज इक्वल टू m1 0 माइनस m2, m2 कितना है बाबू, देखो m2 की वैल्यू है m1 अपॉन 4 पाई, तो m1 अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस के लिए d हो जाएगा, क्लियर है? और नीचे में m1 माइनस m2 जिसका फाइनल रिजल्ट ये है 81 m1 अपॉन 88, जिसको हम लोग देखो यहां पे लिखेंगे माइनस m1 अपॉन 4 पाई इंटू डी की वैल्यू दी गई है a/2, तो a/2 अपॉन में 81 m1 अपॉन में 88, देखो कितना इजी है तुम्हारे लिए, काटो बाबू, देखो ध्यान से, इससे ये काटोगे 44, इससे काटोगे 11, क्लियर है ना? अब यहां पे क्या बचा, तो XCM बराबर, सुनना ध्यान से, XCM बराबर माइनस m1 अपॉन, क्लियर है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस m1 a अपॉन में, बाबू देखो ध्यान से, 81 m1 पाई, और ये वाला 11 ऊपर चला गया, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, तो इसको देखो बाबू, यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो इस m1 से ये m1 भी कट गया, ठीक है, तो बचा क्या, माइनस a इंटू 11 अपॉन 81 इंटू 22, और इधर आ गया 7, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बाबू देखो यहां पे समझना ध्यान से, ये कट गया 2 बार में, क्लियर है? तो दिस इज योर माइनस, क्लियर है, 7a अपॉन में 162, बिल्कुल सही। अब ये जो है दिस इज योर XCM, XCM कितना है तुम्हारा, माइनस 7a/162, क्लियर है? और यहां पे तुमसे पूछ क्या रहा है, देखो यहां क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि इफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज दिस माइनस a/x, तो मतलब ये जो वैल्यू आई है, क्लियर है ना, ये जो वैल्यू आई है माइनस 7a/162, ये इक्वल होगी माइनस a/x के, क्लियर है ना? तो माइनस से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यहां पे डायरेक्ट आप चाहोगे तो x बराबर 162 अपॉन 7 होगा, क्लियर है? जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में बोलना है आंसर, तो आप इसको सॉल्व करोगे
तो 162/7 को, तो नियरेस्ट इंटीजर लगभग लगभग आपका 23 आएगा। देखो 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 तिया 21 के एक हाथ में 2, 14 आया कि नहीं आया? नियरेस्ट इंटीजर आंसर 23 पॉइंट समथिंग होगा। और आपको आंसर बोलना किस में है? टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना आ गया बाबू? 23। सो x की वैल्यू कितनी होगी? 23। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पे जो आंसर होगा वो कितना होगा नियरेस्ट इंटीजर में? 23। ये हो गया तुम्हारा मेथड 1। बात समझे? इसको लिखो, फिर मेथड 2 भी बताते हैं। अब देखो ये तो तुम्हारा मेथड 1 रहा, ठीक है। फाइनल आंसर भी यहां पे आ गया 23। अब इसी को शॉर्टकट में अगर सॉल्व करना रहे तो कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, देखिए इसको, इतना स्टेप वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है ना। देखिए ध्यान से, मेथड आपका 2। तो बाबू देखो, इसका मास हम m1 माने थे, समझिए बात को। इसका मास हम m1 माने थे, इसका मास m2 माने थे, फिर मास पर यूनिट एरिया किए थे ना। उसके बाद फिर इसका मास निकाले थे, फिर इसका निकाले थे हम लोग कोऑर्डिनेट, फिर इसका कोऑर्डिनेट बाद में सॉल्व किए थे। अब हमको ये बताइए कि इसका एरिया जो है, किसका एरिया हम कह रहे हैं? सर्कुलर डिस्क का, इसका एरिया हम A1 बोल सकते हैं। कह दिए, बहुत एकदम इजी है, इस समय कोई टाइम नहीं लगना। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर, बोले तो 22/7 ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर मतलब 22/7 ए स्क्वायर। इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया A2 होगा। और वो क्या होगा बाबू? एल स्क्वायर, बोले तो A²/4 डायरेक्ट। क्लियर है? अब बताइए कि इसका x1 सेंटर से दूरी, सेंटर की 0 है, और इसके लिए दूरी x2 बराबर d बराबर a/2 है। बोलो कहीं कोई दिक्कत? एकदम इजी हो गया ना तुम्हारे लिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, xcm बराबर x1a1 माइनस x2a2 अपॉन में a1 माइनस a2। इतना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो देखिए बाबू ध्यान से, xcm बराबर x1 तुम्हारा 0 है, a1 माइनस x2 तुम्हारा a/2 है, और a2 तुम्हारा कितना है बाबू? a²/4, बिल्कुल सही। और नीचे में a1 माइनस a2, तो 22/7 a² माइनस a²/4, सही ना? क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से, तो xcm बराबर -a³/8 होगा, -a³/8, और एलसीएम ले लोगे तो 28 हो जाए, सॉरी एलसीएम ले लीजिएगा तो 28 हो जाएगा। 28 हो गया ना? ये किससे मल्टीप्लाई होगा? क्लियर है? ये 88 हो गया, बिल्कुल सही। a², ये कितना हो जाएगा? 7a²। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट आंसर -a³/8 अपॉन 81a² अपॉन 28। क्लियर है बाबू? a² से ये कैंसिल, a बचा, काटो इसको, 4। क्लियर है? 14, 2 से काटे, है ना? उसके बाद फिर 2, फिर ये कितना हो गया बताओ? 7। ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, तो xcm बराबर -7a/162 हुआ। डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्ट हो गया। इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर कर लेंगे -a/x से, सो x बराबर 162/7 हो जाएगा, जो कि नियरेस्ट किस में आ जाएगा? 23 में। क्लियर है? तो देखिए कितना, एक उतना नहीं करना था, आपको एरिया वगैरह याद है, और एरिया निकालना सबसे आसान काम है। यहाँ पे डायरेक्ट इसका एरिया निकालिए, ठीक है, इसका एरिया निकालिए, कोऑर्डिनेट को देख लीजिए, ओरिजिन से क्या क्या कोऑर्डिनेट है, x1 x2 का मान क्या है, और डायरेक्ट एरिया रख दीजिए। तो मास, मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट लेंथ करने की आपको कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? चलो ये हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि दी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड, ठीक है ना, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इज एक्सियम। क्लियर है, कह रहा है बाबू द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज एक्सियम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट surface, then the value of x, ठीक है, इज क्या होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाबू तुम्हारा 6 सितंबर सेकेंड शिफ्ट 2020 जेई मेंस में आया। कब आया है? 6 सितंबर, क्लियर है, सेकेंड शिफ्ट 2020 में ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है। ठीक, अब देखो इसको बनाने का एकदम सबसे आसान तरीका हम एक वर्ड में सॉल्व कर देंगे। जैसे जब हम लोग क्लासरूम में डिस्कस कर रहे थे तो तुमको हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड बताए थे, क्लियर है, उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कल लेंथ के बारे में बताए थे, सेमी सर्कल वायर के बारे में बताए थे, उसके बाद हम तुमको सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में बताए थे, और इसी में कहे थे कि आप लोगों को सेंटर ऑफ मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ हेमिस्फीयर सेल का निकाल लेना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का निकाल लेना है। ये सब याद कर लेना, एक बार निकालेंगे और डायरेक्ट वो वैल्यू हम याद कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहला देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू कि सॉलिड हेमिस्फीयर क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है आर, ठीक है, बराबर 8 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। सॉल्यूशन देखिए कि रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर है, और ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर या सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर जो होता है एक्सीएम, क्लियर है ना, इसकी वैल्यू होती है बाबू 3r/8। कितना होता है वैल्यू? 3r/8। वैल्यू याद कर लेना है, ठीक है ना। तो अब समझिए, आपसे पूछ के देखो, यही एक्सीएम दिया हुआ है यहां पे, और इसी x की वैल्यू पूछ रहा है तुमको, तो r दिया ही हुआ है ना, देखो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली r पुट कर देंगे। तो x बराबर 3/8 इंटू 8, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 3। आ गई मेरी बात समझ में? सो द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, विल बी 3। डायरेक्ट आंसर आ गया, ये समझे मेरी बात। तो कुछ कुछ बॉडी का, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि जैसे आपके पास जो सिमेट्रिक बॉडी है, जैसे हम नाम एक बार रिपीट कर देते हैं, जैसे सबसे पहला अगेन रॉड, उसके बाद आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, फिर सेमी सर्कुलर, ठीक है, 1/4 आर्क, उसके बाद हो गया तुम्हारा सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, उसके बाद हॉलो सेमी स्फेरिकल बाउल, उसके बाद सॉलिड हेमिस्फेरिकल बाउल। आ गई मेरी बात समझ में? सिलेंडर, अ कोन, ये सब जो फिगर है ना, ये सब फिगर का सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू है ये आपको याद कर लेना है, सही ना। और डायरेक्ट आपको मालूम था, कितना टाइम लगा, आपको मालूम था कि एक्सीएम 3r/8 होता है, ठीक है ना, r की वैल्यू दी गई है, डायरेक्ट पुट किया, आंसर आपको कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि द पोजीशन वेक्टर
ऑफ दी, तुमसे पूछ क्या रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दी सेंटर ऑफ मास आरसीएम ऑफ एन एसिमेट्रिक यूनिफॉर्म, ठीक है, रॉड, यहां रॉड छूट गया है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर इज। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन में बहुत क्लियर कट कहानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंजमेंट एसिमेट्रिक है बट रॉड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनो बाबू। अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, क्लियर है। तो इसका मिड पॉइंट, ठीक है ना, देखो 3 रॉड है, जैसे कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, एक रॉड ऐसे है, दूसरा रॉड ऐसे है और तीसरा रॉड ऐसे रखा हुआ है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है मान लो, ठीक है। तो 3 रॉड है, ये अरेंजमेंट एसिमेट्रिक कह देते हैं, है कि नहीं। बट ये रॉड यूनिफॉर्म है, मतलब इस रॉड में मास पर यूनिट जो लेंथ है वो क्या है, सबका सेम है, ठीक है। तो अब बाबू बात समझिए, देखिए ध्यान से, ये जो रॉड है और ये जो रॉड है और ये जो रॉड है, देखो समझो, इस रॉड की लंबाई L है, इस रॉड की लंबाई L है और इस रॉड की लंबाई 2L है, 2L लंबाई है, देखो यहां से यहां तक 2L लंबाई, ये L लंबाई और ये L लंबाई। तो कहने का मतलब कि अगर ये वाला रॉड का मास m होगा तो इस वाले रॉड का मास भी m होगा, पर इस वाले रॉड का मास 2m होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए बाबू, तो ये जो रॉड आप देख रहे हो बड़ा वाला, उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा आप, देखिए ध्यान से, ओरिजिन से आप इसको मिला दीजिए, ये हो गया तुम्हारा R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दी रॉड, दिस रॉड, क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में। तो उसको देखिए सॉल्यूशन में, उसको बाबू हम लोग R1 बोलेंगे, R1 वेक्टर बराबर, अब सुनो ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट तुम देखो, पहले तुम यहां से देखो x, x कितना है बाबू, L है, और y भी कितना है, L है। तो इसका क्या हो गया, L कॉमा L हो गया कोऑर्डिनेट। तो R1 वेक्टर बराबर L, ठीक है, x कैप प्लस L y कैप हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसका, देखो ये रॉड, दूसरा रॉड, इस क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, लाई करेगा ना जी। तो यहां से इसको ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस रॉड, क्लियर है ना। तो बाबू देखो ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट लिखो यहां पे, तो यहां से यहां x 2L हो गया और y हाफ हो गया, तो कितना हो गया, L/2, बिल्कुल सही। तो 2L कॉमा L/2 हुआ, तो हम R2 वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना, 2L x कैप प्लस L/2 y कैप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, इस रॉड को देखो, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। चलिए ठीक है, मतलब 2L और 3L के बीच में, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास 2.5 होगा, और क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिल्कुल सही। तो इसका सेंटर, इसका जो होगा पोजीशन वेक्टर, ये R3 हम नाम दे दिए। तो ये बाबू 2L और 3L के बीच में, मतलब 2.5, मतलब ये 5/2 कॉमा 0 होगा कोऑर्डिनेट, 2.5 तो R3 जो पोजीशन वेक्टर होगा ये तुम्हारा 5/2L, क्लियर है ना, x कैप प्लस 0 y कैप होगा, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मास था रॉड का, वो मास क्या था, m1 बराबर 2m, इसके करस्पॉन्डिंग जो मास था m2 बराबर m, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मास था m3 बराबर m क्यूब हुआ, समझ में आया। ये L लेंथ है, ये भी L है, बट ये 2L है, तो mm और दूसरा 2m।
तो बाबू एकदम इजी हो गया। RCM वेक्टर बराबर क्या होता है, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा। सही है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो देखिए RCM वेक्टर इक्वल्स टू M1 का मास 2m और पोजीशन वेक्टर LX कैप प्लस LY कैप, ठीक है। M2 की वैल्यू m और R2 की वैल्यू 2LX कैप प्लस L/2 Y कैप प्लस M3 का मास m, क्लियर है। और कोऑर्डिनेट डायरेक्ट 5/2 LX कैप, जीरो वाला लिखने का कोई जरूरत नहीं बनता है। और नीचे में टोटल मास तो 2m और m, 3m और m 4m, क्लियर है बाबू। इस सब में से m को कॉमन ले लीजिए आप, सब में से m कॉमन ले लीजिए। तो ये m और ये m इस m से कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, क्लियर है। तो RCM वेक्टर जो मिला वो डायरेक्ट, देखो नीचे तो तुम्हारा 4 रहा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ऊपर 2 मिला, मल्टीप्लाई करते चलो तो क्या हो गया 2LX कैप प्लस 2, सही है, 2LY कैप, सही है, प्लस 2LX कैप प्लस, ठीक है ना, L/2 Y कैप प्लस 5/2 LX कैप। अब X वाला पार्ट को जोड़िए, Y वाला पार्ट को साथ में जोड़िए। तो देखो 2 और 2 4 और ये, तो RCM वेक्टर बराबर देखो 4LX कैप प्लस 5/2 LX कैप प्लस और Y वाला और ये Y वाला, देखो 2LY और ये, तो 2 और ये कितना हो गया 2.5, तो 5/2 LY कैप और नीचे में बाबू 4। तो RCM वेक्टर बराबर देखो डायरेक्ट 8 और 5 13 LX कैप प्लस 5 LY कैप और दोनों में 2 है तो नीचे जाकर डायरेक्ट 8 हो गया। स्प्लिट कर दीजिए बेस को, तो RCM वेक्टर बराबर 13/8 LX कैप प्लस 5/8 LY कैप एंड दिस इज योर आंसर। अब देखिए ABCD ऑप्शन में है ना, तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, है ना, नोट किया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लैमिना ब्रैकेट में थिन प्लेट ऑफ मास 4 kg आर। कोऑर्डिनेट इस पूरे लैमिना का दिया हुआ है, तो इस पूरे लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2020 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। तो देखो सबसे आसान तरीका हम इसका समझाते हैं। सबसे पहला कि ये जो पूरा का पूरा लैमिना है उसका मास कितना है बाबू 4 kg। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और फिगर से एकदम बड़ा क्लियर है कि ई जो है ये कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिन है 0,0 ओरिजिन है। तो ऐसे अपने संतुष्टि के लिए इधर x और इधर जो ऐसे थोड़ा बढ़ा करके अपन y मान लिए। अब बताओ बाबू इसका ये जो ब्रेथ है वो कितना है 1 डायरेक्ट, तो इसका ब्रेथ जो हुआ 1 हुआ, ये आपको एकदम समझ में आ रहा है। और इसका जो हाइट हुआ वो आपको 2 समझ में आ गया, x, अरे देखो ना ये x1 है अब y 2 है तो लेंथ हुआ 2 ब्रेथ हुआ 1, क्लियर है। तो एरिया इसका देखो, इसका एरिया यहीं पे हम लिख रहे हैं, क्लियर है ना। तो इसका जो एरिया होगा देखो कितना इजी है, एरिया जो होगा बाबू वो क्या होगा 2 × 1 बराबर 2, क्लियर है। सिमिलरली देखो इस फिगर को देखो, इसका जो देखो अब यहां पे कोऑर्डिनेट 1,2 है, ई वाला लाइन x y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये 0,2 होगा। तो ई वाला पूरा लेंथ कितना हुआ बाबू 2 हुआ इस वाले फिगर का, मतलब हम दो अलग अलग रेक्टेंगल में इसको तोड़ दिए। एगो रेक्टेंगल 1 ये हुआ
और रेक्टेंगल 2 ये हुआ। अब इसकी ये वाली लेंथ कितनी है 1, और ये वाली लेंथ कितनी है इसकी, डायरेक्ट देखिए 2। तो इसका भी जो एरिया हुआ, मेरी बात समझो, ये 2 इंटू 1 बराबर 2 हुआ। इसका मतलब एकदम क्लियर हो गया बाबू कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है। क्वेश्चन में यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लैमिना बोल रहा है ना। तो टोटल मास 4 किलो है, तो इसका मास m1 बराबर 2 kg होगा। अरे दोनों बराबर है, आधा आधा है दोनों, क्लियर है। इसका मास यहां से आपको m2 बराबर 2 kg होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। तो बाबू इसका इस फिगर का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। तो इसको यहां से ऐसे और यहां से ऐसे मिला दिए, सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा ना। तो इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम यहां से लिख देते हैं इधर करके। अब आपको कुछ करना है, एकदम इजी है, हाफ हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, देखिए क्या होगा। अरे ई वाला उठा लो, मिड पॉइंट फाइंड कर लो। तो मिड पॉइंट क्या होता है बाबू, x2 प्लस x1, 1 प्लस 0। इसको और इसको देखो, या इसको और इसको देखो, जो तुमको ठीक लगे। तो x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। तो इसका कोऑर्डिनेट तुमको 1 बाई 2 कॉमा 1 आ गया कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही है। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा। इसको यहां से जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, ये हुआ इसका सेंटर ऑफ मास, क्लियर है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इसको हम यहां निकाल के लिख देते हैं। अब बाबू देखिए, इसको और इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, या किसी दो वर्टेक्स को पकड़ करके मिड पॉइंट फाइंड कर लो, है ना। तो 0 प्लस 2 बाई 2 कॉमा 3 प्लस 2 बाई 2 होगा 2 प्लस 0 बाई 2, 2 प्लस 3 बाई 2 या 3 प्लस 2 बाई 2, क्लियर है। तो ये कितना हो गया बाबू 1 कॉमा 5 बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब तुमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, बड़ा इजी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास XCM बराबर देखो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में बाबू m1 प्लस m2। तो XCM बराबर m1 है 2, x1 ये है 1 बाई 2, सही ना, प्लस m2 है 2 और x2 क्या है फिर, बोलो x2 कितना है 1, तो 1 अपॉन में 4। तो ये कैंसिल हो गया बाबू। तो XCM बराबर देखो 1 प्लस 2 बाई 4 इक्वल टू 3 बाई 4, जिसको आप करोगे तो XCM बराबर 0.75 और वैल्यू दिया हुआ है मीटर में, तो मीटर लगा दिए, क्लियर है। तो XCM तुमको आ गया 0.75 मीटर, क्लियर है ना। उसी तरह से YCM बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो YCM बराबर देखो 2 और y1 कोऑर्डिनेट डालो 1 है, ठीक है, प्लस 2 y2 कोऑर्डिनेट डालो 5 बाई 2 है ना, 5 बाई 2 और नीचे में 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो YCM बराबर 2 प्लस 5 बाई 4 इक्वल टू 7 बाई 4, काटो, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा YCM बराबर 7 बाई 4 मीटर विच इज इक्वल टू 1 पॉइंट, क्लियर है ना। देखो 7 को बाबू आप 4 से डिवाइड कीजिए तो एक बार में 4, 3 पॉइंट डाल के 0, 7 बार में 28, 5, तो 1.75 हुआ कि नहीं हुआ, तो 1.75 मीटर। तो YCM जो आ गया 1.75 मीटर आ गया, क्लियर है। तो XCM कॉमा YCM लिखना है, तो 0.75 मीटर कॉमा 1.75 मीटर। अब देख के बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 0.75 और 1.75, कौन सा, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। चलिए नोट किया जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि 4 पार्टिकल है ना ABCD, तो ABCD
और डी, ठीक है। सबका मास दिया हुआ m, 2m, 3m, 4m। आर एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे है, एंड दे हैव एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है सबका बराबर है, पर डायरेक्शन फिगर में शोध किए हुए। तो आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, तुम सबसे पहला चीज देखो, समझो इधर से ओरिजिन को, ये समझो, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेड है कि इधर एक्स है इधर वाई है। तो तुम खुद देखो, इधर जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन इधर a1 वेक्टर, और ये क्या माइनस ए आई कैप होगा क्योंकि निगेटिव एक्सिस की तरफ है। इस एक्सेलरेशन को a2 वेक्टर बराबर ए जे कैप होगा। बोलो, जे कैप क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है। ये वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब तो इसका एक्सेलरेशन a3 बराबर क्या हो जाएगा? ए आई कैप हो जाएगा, क्योंकि आई के लॉन्ग चल रहा है। और इसका जो एक्सेलरेशन a4 जो होगा, है ना, ये a4 जो होगा वो माइनस ए जे कैप होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। तो ये तुमने सारे का जो एक्सेलरेशन है वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या था बाबू? कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस m4 a4 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यही था फॉर्मूला। तो सारा जैसा जैसा है वैसा वैसा लिख देना है ना। तो ACM बराबर देखो, मास m और एक्सेलरेशन माइनस ए आई कैप, ठीक है, प्लस m2 मास 2m और एक्सेलरेशन ए जे कैप प्लस एक्सेलरेशन, सॉरी, मास हो गया इसका 3m और एक्सेलरेशन ए आई कैप प्लस में, है ना, मास हो गया 4m और एक्सेलरेशन माइनस ए जे कैप। सारा को तुमने सही से लिख दिया। और टोटल मास देखो क्या होगा, m 2m 3m 3 6 और ये 4 10m हो गया ना, 10m हुआ। अब बाबू m सबका कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, क्लियर है। तो m कॉमन लेकर के हम काट दिए, तो हमको मिला ACM वेक्टर बराबर माइनस ए आई कैप प्लस 2a जे कैप प्लस 3a आई कैप प्लस माइनस 4a जे कैप। यही हमको मिला ना, क्लियर है। और बाई में क्या हो गया बाबू? 10 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, ये जो है यहां पे आई वाला को आई वाले के साथ सॉल्व कीजिए, तो इसको और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप समझ गए 2a आई कैप मिलेगा, और इसको और इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 2a जे कैप अपॉन में 10 मिलेगा, ये ACM होगा, क्लियर है। इसमें क्या बाबू, 2a कॉमन बचा i माइनस जे और नीचे में 10, ये कैंसिल 5, तो ACM वेक्टर इक्वल्स टू a/5 i माइनस जे। आगे आंसर। अब ABCD में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।